रेगुलर क्लास में लड़के लड़कियां जो बैठी होती हैं वो बेचारे रख रखाव में सीरियस सिरे रहते हैं। ऑनलाइन क्लास में अपनी बंदा शरारतों का इजहार कर लेता है, ये एक अच्छा साइन है, अच्छी चीज है। ओके जी, कोई मुझे बता दे आखिरी आर्गुमेंट क्या था जो हम बात कर रहे थे। असेंबली डिसॉल्व, ठीक हो गया, ठीक हो गया। गुलाम मोहम्मद ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिसॉल्व कर दी, ठीक हो गया। तो अक्टूबर 1954 में बोगरा प्लान अप्रूव्ड हो गया और नेक्स्ट वीक में अक्टूबर में 1954 में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पाकिस्तान की डिसॉल्व्ड बाय गवर्नर जनरल। ये एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में, व्हाई गवर्नर जनरल डिसॉल्व असेंबली। जो रीजंस आई वो तो वही लिखने की जरूरत ही कोई नहीं, महंगाई, अकबरा परवरी, हुकूमत फेल हो गई है, तो ये हो गया है, तो वो हो गया है, करप्शन का बाजार गर्म है। बोगरा को लाने वाले कौन थे? बोगरा को लाने वालों में गवर्नर जनरल, जिसका हैपन, वो जो एब्रीवेशन है वो भी गुलाम, यानी कि गुलाम मोहम्मद लिख लेता हूँ। फिर गुलाम मोहम्मद का जो सेक्रेटरी उस वक्त डिफेंस था, सिकंदर मिर्जा। और फिर जो उस वक्त का कमांडर इन चीफ था, अयूब खान। ये तीन लोग थे। इनमें दो, एक जो है वो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट था, ठीक है जी, ये भी रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट था, और ये सर्विंग मिलिट्री ऑफिसर था। इन्हीं का नेक्सस था कि भाई कैसा प्राइम मिनिस्टर लाएं और ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं कि उसमें प्रेसिडेंट हम ही हो, यानी हम जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, इधर गुलाम मोहम्मद, ठीक है, या सिकंदर मिर्जा, और कमांडर इन चीफ मैं ही रहूं, यानी कि अयूब खान। नीचे जैसा मर्जी सेटअप आ जाए हमारी निगरानी में। इसी को हसन अस्करी रिजवी ने अपनी किताब मिलिट्री एंड पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान में टाइटल दिया है, मिलिट्री ब्यूरोक्रेटिक ओलिगार्की। ओलिगार्की कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ फ्यू पीपल। हमारे मुल्क को हमेशा ओलिगार्क्स नहीं चलाया है, वो फ्यू पीपल जो कि डेमोक्रेटिक नहीं होते। सही है जी। लियाकत अली, मैं करंट पॉलिटिक्स पे रोशनी डालूंगा, लेकिन ये मैं ऑनलाइन क्लास में नहीं डाल सकता रोशनी। इसके लिए आपको मेरे पास आना पड़ेगा, तो मुझे टॉपिक कवर करवाने ने। अगर आपको ज्यादा रोशनी डलवानी है करंट टॉपिक्स पे, करंट हैपनिंग्स पे, तो
आप तशरीफ लें, बैठ के चाय शाय पियेंगे। लो जी, वरना बोगरा प्लान में इनको इंटरेस्ट क्या था इनका? देखे ना, बोगरा प्लान कहता है कि असेंबली कोई भी डिसॉल्व नहीं करेगा, 5 साल असेंबली अपना टर्म पूरा करेगी। सही है जी। फिर ये असेंबली दोनों तरफ से मिनिमम 30%, 30%, यानी कि पॉलिटिशियंस आपस में गिव एंड टेक की पॉलिटिक्स करेंगे तो हम तो घर जाएंगे ना जी। पहला काम ही पॉलिटिशियंस ने ये करना है कि अपनी मर्जी का कमांडर इन चीफ लेके आना है, अपनी मर्जी का पॉलिटिकल प्रेसिडेंट अपॉइंट करना है। तो हम लोग तो गए ना जी, हमारा तो काम जो है वो खराब हो जाएगा। सो इस कॉन्टेक्स्ट में फिर असेंबली तोड़ दी गई। लेकिन असेंबली का जो स्पीकर था, अगर आपको याद हो लास्ट टाइम भी हमने बात की थी, मौलवी तमीजुद्दीन। मौलवी तमीजुद्दीन ने सिंध हाई कोर्ट में रिट कर दी कि भाई ये तो गलत, इन्होंने असेंबली तोड़ी। कैसे? 1935 का एक्ट जो कि अमेंड हो के 1947 का इंडिपेंडेंस एक्ट बना। सही है जी। और इस इंडिपेंडेंस एक्ट में जो पावर्स ऑफ गवर्नर जनरल लिखी हुई हैं, गवर्नर जनरल ने वही पावर्स एक्सरसाइज करनी है ना। याद रहे, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी सीट की जो पावर्स उसको डेलीगेट की जाती हैं, डेलीगेशन ऑफ पावर्स, किसी भी सरकारी मुलाजम को, किसी भी प्रेसिडेंट को, गवर्नर जनरल को, जो पावर्स मेंशन्ड की जाती हैं, जो उसको एंटाइटल्ड की जाती हैं, वो उन्हीं को एक्सरसाइज कर सकता। बस ये ध्यान में रखिएगा जी। आप अल्लाह करे कल को सीएसपी हो जाए, लेट्स से कि आप एएसपी लग गए। अब आप एएसपी लग गए तो किसी भी सब इंस्पेक्टर की छुट्टी ये आपके इख्तियार में नहीं है, ये आपके डीपीओ के इख्तियार में, आपके इख्तियार में नहीं। समझ आ रही? क्योंकि आपको जो पावर्स दी गई हैं उनमें ऐसा कुछ नहीं लिखा कि आप सब इंस्पेक्टर को लीव दे सकते हैं और आप सब इंस्पेक्टर को लीव नहीं दे सकते। ये दोनों बातें नहीं लिखी हुई आपके इख्तियारात में। इसका मतलब ये है कि आप उसको लीव नहीं दे सकते, ठीक है जी, आपसे ऊपर ही किसी फोरम ने वो देनी है। जब ये नहीं लिखा हुआ कि आप लीव दे सकते हैं तो इसका ऑटोमेटिकली मतलब है कि आप लीव नहीं दे सकते। इसके लिखने की, इसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है, इसकी नेसेसिटी नहीं है। पावर वो है जो मेंशन कर दी जाए, जो मेंशनड नहीं है वो आपकी पोस्ट, आपके टाइटल, जो भी स्टेटस है आपका, उसको आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते। ये एक एग्रीड अपॉन जो है वो किसी भी लीगल फ्रेमवर्क का एक रूल है। सही है जी। तो मौलवी तमीजुद्दीन सिंध हाई कोर्ट में चले गए, सिंध हाई कोर्ट में रिट कर दी कि अकॉर्डिंग टू 1947 इंडिपेंडेंस एक्ट, पावर्स ऑफ गवर्नर जनरल में ये मेंशन्ड ही नहीं है, नॉट मेंशन्ड, कि गवर्नर जनरल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डिसॉल्व कर सकता, ये नहीं मेंशन। तो जब नहीं मेंशन तो गवर्नर जनरल ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे डिसॉल्व कर दी? ये तो इलीगल है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1947 के एक्ट के मुताबिक उसकी जो मैंडेट है, उसकी जो टास्क है, वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, उस कॉन्स्टिट्यूशन की रोशनी में फिर फ्रेश इलेक्शन होने,
और उस फ्रेश इलेक्शन के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी। क्यों? क्योंकि न्यू असेंबली आ जाएगी। अल्लाह और खैर सल्ला। सो 47 के एक्ट में मेंशन ही नहीं गवर्नर जनरल की पावर्स में, नो मेंशनिंग दैट गवर्नर जनरल कैन डिसॉल्व कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये नहीं मेंशन स्पेसिफिकली नहीं है। तो जब नहीं है तो इसका मतलब है उसकी पावर में नहीं है ये चीज। सिंध हाई कोर्ट ने कहा जी बात तो ठीक है। सिंध हाई कोर्ट ने असेंबली री इंस्टेट कर दी। जो असेंबली गवर्नर जनरल ने तोड़ी मोहम्मद अली बोगरा की, सिंध हाई कोर्ट ने री इंस्टेट कर दी। इस पर गवर्नर जनरल उस वक्त का मलिक गुलाम मोहम्मद, गवर्नर जनरल फेडरल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चली। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट नहीं होती थी जी, उस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी कोर्ट का नाम होता था फेडरल कोर्ट। ये फेडरल कोर्ट चले गए, यानी आज के मतलब के मुताबिक आप ले लें कि सुप्रीम कोर्ट। 1955 आ गया। 1955 में फिर फेडरल कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे मुनीर, जस्टिस मुनीर, जस्टिस मुनीर ने जो डिसीजन दिया है ना जी हमारी तारीख का, ये हमारी जड़ों में बैठा रहा है। ये 60 साल ये डिसीजन हमारी जड़ों में बैठा रहा है। इस एक डिसीजन ने हमारी डेमोक्रेसी को बहुत वीक किया, बहुत ज्यादा। इस डिसीजन से लेके ऑनवर्ड्स 2008 से तक की जो गवर्नमेंट रही है हमारे यहाँ टिल 2008 तक, इन सब ने इस डिसीजन में मेंशन्ड क्लॉज डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी इसका इस्तेमाल किया। नजरियाए जरूरत। ये फिर जस्टिस इफ्तिखार चौधरी उन्होंने आगे फैसला दिया कि भाई अब इस मुल्क में कोई नजरिया जरूरत के तहत फैसला जुडिशरी नहीं करेगी, जो आइन में मेंशन्ड है उसी के तनाजुर में बस फैसला होगा। 1955 का ये फैसला सही है जी। फिर 1959 में अयूब खान के हक में फैसला, ठीक है जी। ये बड़े फैसले नजरिया जरूरत के तहत। फिर इवन इसके बाद भी जो उसका क्या कहते हैं मुशर्रफ का 2000 का डिसीजन, नजरिया जरूरत, और बहुत सी, ये तो कुछ बड़े फैसले ना, और बहुत सी नजरिया जरूरत। नजरिया जरूरत ये चीज है कि कोई पावर कॉन्स्टिट्यूशन में इफ नॉट मेंशन्ड, अगर मेंशन्ड नहीं है लेकिन इन दी बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ नेशन, अगर कोई शख्स कोई फैसला ले लेता है तो वो लीगल है, क्योंकि जरूरत का तकाजा था जी। तो जस्टिस मुनीर अहमद का फैसला सुन लें जरा, जिसने हमारी तारीख का बेड़ा गर्क किया। उन्होंने कहा जी ठीक है, ये बात ठीक है कि 1947 के एक्ट में गवर्नर जनरल की पावर्स में देयर इज नो मेंशनिंग, कोई नहीं मेंशन कि वो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तोड़ सकता, नहीं मेंशन, ठीक है। बट ये भी तो नहीं मेंशन कि गवर्नर जनरल असेंबली नहीं तोड़ सकता। सो या तो ये मेंशन होता जी कि गवर्नर जनरल असेंबली नहीं तोड़ सकता, क्योंकि ये मेंशन नहीं। तो जनाब बात ये है कि
ये स्पेसिफिकली यानी मेंशनड नहीं। मेंशन तो ये है ना, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली आइन बनाएगी, फ्रेश इलेक्शन होंगे, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी और नई असेंबली बन जाएगी। गवर्नर जनरल कैन डिसॉल्व असेंबली, गवर्नर जनरल की पावर्स में ही कैन डिसॉल्व असेंबली, ये मेंशनड नहीं है। तो ये भी तो मेंशन नहीं है कि वो गवर्नर जनरल असेंबली नहीं तोड़ सकता। तो इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ नेशन उसने ऐसा कर दिया, तो उसके स्टेप को लीगल कर दिया गया, यानी ये कानूनी हो गया जी, कि जी ठीक किया उसने मुल्क और कौम की वसी तर मफाद में। ये एक बहुत बड़ा हमारी तारीख का इशू रहा है, बाद में सब ने इसका इस्तेमाल किया। लो जी, असेंबली टूट गई 1955। अब बात ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाना है, क्योंकि 1947 का एक्ट चाहे गवर्नर जनरल को पावर देता है या नहीं देता, लेकिन ये तो मेंशन्ड है कि आइन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ही बनाना है, ये तो मेंशन्ड है ना। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो आपने तोड़ दी। अब किसी भी और तरीके से अगर आप आइन बनाएंगे तो आप वायलेशन कर देंगे, वो कानून आइन ही इलीगल हो जाएगा, क्योंकि आइन बनाना है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। तो अब ये सारे सोचे बैठे हुए हैं, गुलाम मोहम्मद, सिकंदर मिर्जा, अयूब खान, क्या करें। तो मेरे जैसे अक्लमंद आदमी ने कहा जी, सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाओ पाकिस्तान की, उसके बगैर चारा कोई नहीं। एक दूसरी आइन साज असेंबली बनाओ और फिर वो आइन साज असेंबली से अपनी मर्जी का आइन बनवा। ठीक है जी। तो जुलाई 1955 में पाकिस्तान की सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी। ठीक है जी, सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर कहां से आएंगे जी? तो ये जनाब प्रोविंशियल असेंबलीज इलेक्ट करेंगी, क्योंकि प्रोविंशियल असेंबलीज मौजूद थी, सूबाई असेंबलियां मौजूद थी। आपके 4 सूबे थे उस वक्त, चारों सूबों में सूबाई असेंबलियां जो है वो मौजूद थी। उसके अलावा जो बाकी इलाके थे आपके, वो जनाब आपका जाहिर है फिर वो रिकमेंड करेगा, क्या कहते हैं, गवर्नर जनरल बाकी इलाकों के लिए। लेकिन यहां फिर एक गलती कर गई, क्योंकि फियर तो यही रहा ना जी कि भाई ये ना हो कि किसी तरीके से वो हो जाए, क्या कहते हैं, ईस्ट बंगाल की मेजोरिटी हो जाए। तो ईस्ट बंगाल की मेजोरिटी नहीं बनने देंगे, तो रिजल्टेंटली सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ईस्ट बंगाल से 40 मेंबर एंड रेस्ट ऑफ पाकिस्तान उसमें भी डिवाइड कर दिए गए 40 मेंबर, यानी टोटल असेंबली बनी 80 की। अगेन वही बराबरी, यानी ये कभी भी ईस्ट बंगालियों को ज्यादा सीटें देने वाले जो फ्रेमवर्क था ना जी, इस पे आए नहीं, राजी नहीं हुए कभी। ठीक है। सो जनाब बन गई जी सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब इस सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से आपने आइन का काम करवाना। अब सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से आपने फिर प्राइम मिनिस्टर भी बनवा लिया। अब ये प्राइम मिनिस्टर जिसको आपने बनवाया उसका नाम है चौधरी मोहम्मद अली। ये भी रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट। कैसा है? नहीं, सिकंदर मिर्जा बंगाली, वो तो मोहम्मद अली बोगरा भी बंगाली था फिर। लेकिन ये लोग ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल नहीं थे ना, ये ओलिगार्क थे। ओलिगार्क की कोई एथनिसिटी या लॉयल्टी या कुछ नहीं होता। तो चौधरी मोहम्मद अली रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट। मलिक गुलाम मोहम्मद की तबीयत खराब हो गई, तो मलिक गुलाम मोहम्मद ने गवर्नर जनरल सिकंदर मिर्जा को बनवा दिया, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट। मिलिट्री सर्विस भी है प्लस ब्यूरोक्रेट भी है। और कमांडर इन चीफ आपका वही अयूब खान। लो जी, नेक्सस तो पूरा हो गया, प्राइम मिनिस्टर भी अपना, गवर्नर जनरल भी अपना,
अयूब खान साहब कमांडर इन चीफ। चलो जी, आइन पे काम करो। आइन पे क्या काम करो? कौन सा ऐसा लूप होल है जो बोगरा ने लेफ्ट कर दिया? कोई भी नहीं। बेस्ट प्लान था ना जी बोगरा प्लान, उस वक्त के लिहाज से। तो अगर आपने बोगरा प्लान की चीजों को ही आगे लेके चलना है, तो सवाल होना नहीं फिर कि आपने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और बोगरा की हुकूमत क्यों डिसॉल्व की, क्यों की? तो आप फंस गए। अब आपको समथिंग न्यू चाहिए जी, समथिंग न्यू, सो दैट कि आप लोगों को और पॉलिटिशियंस को कन्विंस कर सकें कि जो हम मॉडल दे रहे हैं ना जी, अब ये बेहतरीन है, बोगरा के प्लान से भी बेहतरीन प्लान हमारा। ठीक है जी। तो पहले तो मेरे जैसे सियाने आदमी से मशवरा हुआ, तो मैं कहा जी जो आप लोग शुरू से कह रहे हैं ना बाई कैमरल लेजिस्लेचर, दो ईवान, एक सेनेट बनेगी, एक नेशनल असेंबली बनेगी, यहाँ इक्वल सीटें आएंगी, तो बंगाली चीखते हैं कि हमारी सीटें कम है, बाकियों की ज्यादा है। नेशनल असेंबली में फिर बाकी चीखते हैं कि बंगालियों की सीटें ज्यादा है, हमारी कम है। फिर आप करवाते हो इनका ज्वाइंट सेशन, ज्वाइंट सेशन में फिर आप पैरिटी लाने की कोशिश करते हो कि बराबरी रहें जी सीटें। तो बुराई की जड़ है बाय कैमरल लेजिस्लेचर। ना ये होगा, ना ये सारी गिनतियां होंगी, तो क्या करें जी? पाकिस्तान के आइन में यूनिकैमरल होगा जी हमारा लेजिस्लेचर। हमारा आइन यूनिकैमरल होगा, एक हाउस, वन हाउस, बस। दो हाउस बनाने की जरूरत ही कोई नहीं, मामला ही खत्म करो। बाकी सारी चीजें उस तरह रहेंगी। ठीक है जी, प्रेसिडेंट होगा, 5 साल के लिए होगा, 2 टर्म्स ले सकता है प्रेसिडेंट। ठीक है जी। प्राइम मिनिस्टर होगा, इलेक्टेड बाय असेंबली। ठीक है जी। पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा, वजीर आजम एग्जेक्टिव होगा, वो वजीर अपॉइंट करेगा। ठीक है जी। उसी तरह जुडिशरी, उसी तरह बाकी एस्पेक्ट। ठीक है जी। असेंबली डिसॉल्व करनी, तो जी ये बोगरा ने गलत किया जी। असेंबली की अगर वो कहता जी कोई डिसॉल्व नहीं करना, क्यों नहीं करना जी? अगर असेंबली नाअहल है, अगर उस वक्त फर्ज माल कोई पीटीआई की हुकूमत होती तो क्या करते आप? एक सोच है ना। तो जी असेंबली डिसॉल्व तो प्रेसिडेंट के पास पावर होनी चाहिए, वो तो होनी चाहिए ना जी। ये तो गलत किया बोगरा ने कि असेंबली को डिसॉल्व नहीं कर सकता। अब असेंबली नाअहलों की आ जाए तो फिर क्या करेंगे जी? लैंग्वेज, लैंग्वेज का आर्गुमेंट सुनना जरा, हाय हाय हाय। बोगरा ने कहा था उर्दू, बंगाली और एनी अदर लैंग्वेज, ऐसा ही, ये सब आपकी हो जाएंगी जनाब कौमी जुबानें। सरकारी जुबान उसने कहा था इंग्लिश, ऐसा ही है, ये बोगरा ने कहा था, ये बोगरा प्लान में। इन्होंने ये सोचा कि भाई देखो, हमने प्रोविंशियलिज्म को हवा नहीं देनी, उर्दू ही रहेगी बस सरकारी, कौमी जुबान भी, सरकारी भी उर्दू ही होगी जी। अब जी उर्दू बोलने वाले तो सिर्फ 14% लोग थे टोटल, लेकिन जो रैशनैल है वो बड़ा मजेदार है। लिंगुआ फ्रैंका, लिंगुआ फ्रैंका क्या है? देखें जी, किसी भी मुल्क, किसी भी कंट्री, उसकी नेशनल जो लैंग्वेज है ना जी, उसको डिटरमिन करने के दुनिया में दो ही तरीके हैं। एक है कि जी मेजोरिटी ये जुबान बोलती है, तो ये हमारी नेशनल लैंग्वेज है, सही। और दूसरा तरीका जो है उसको कहते हैं लिंगुआ फ्रैंका।
लिंगुआ फ्रैंका चाहे मेजॉरिटी बोल भी ना रही हो, मसलन अफ्रीका में ऐसे कई ममालिक हैं कि जिनकी ऑफिशियल लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज इंग्लिश है, हालांकि पॉपुलेशन में 5-10% भी लोग इंग्लिश नहीं बोलते, लेकिन लिंगुआ फ्रैंका के आर्गुमेंट पे लाया जाता है। कई कंट्रीज हैं अफ्रीका में ऐसे जहां ये लिंगुआ फ्रैंका ये है कि जिसमें आपके पीपल इजीली या तो कम्युनिकेट कर सकें एक दूसरे से, या एक दूसरे की बात को अंडरस्टैंड कर सके। जरूरी नहीं है कि मेजॉरिटी बोले, लेकिन एक दूसरे की बात को से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें, एक दूसरे की बात को अंडरस्टैंड कर सकें। तो हमारे केस में बंगाली वो तो 55% बोलते हैं और बाकी 45% वो तो बंगाली समझ नहीं सकते। तो उर्दू एक ऐसी जुबान है जो आज नहीं बल्कि तारीखी तौर पर हिंदुस्तान पूरे यूनाइटेड के मुसलमानों का लिंगवा फ्रैंका रहा है, आपस में एक दूसरे की बात समझ ले। समझ आ रही जी? क्लियर होती है? तो जी हम उर्दू को एज अ लिंगवा फ्रैंका अपनी कौमी जुबान समझेंगे जी। तो ये तो सारी चीजें छोटी छोटी चीजें बस, ठीक है जी, हो गई। ये सारी चीजें ही 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई हैं, जो आइन बनाया अगला। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये जो हमने बात की, यूनिकैमरल लेजिस्लेचर, एक हाउस। अब जब यूनिकैमरल होगा यानी एक हाउस होगा, तो उस एक हाउस की सीट्स कितनी होंगी और वो सीट्स फिर उनकी डिवीजन कैसे होगी, ये एक बहुत बड़ा इशू था। अगर इस एक हाउस को पॉपुलेशन की बेस पे सीट्स दी गई तो ईस्ट बंगाल की सीटें फिर ज्यादा हो जाएंगी क्योंकि उनकी आबादी 55% है। तो एक बात तो तय है कि पॉपुलेशन बेस्ड क्राइटेरिया पर असेंबली के मेंबर्स नहीं हमने लेने हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, दूसरा क्या तरीका है? यूनिट बेस्ड। जितने यूनिट हैं आपके पास, कितने यूनिट हैं? ईस्ट बंगाल, पंजाब, सिंध, NWFP, सही है जी। और फिर कराची, बलोचिस्तान प्लस अदर्स, यही 5 बनाए थे ना बोगरा ने। तो इसके लिहाज से देंगे तो सबको इक्वल सीटें दोगे आप। इक्वल दोगे तो मतलब लेट्स से अगर आप 50 देते हो तो 10 इधर, 10 इधर, 10 इधर, 10 इधर, 10 इधर। तो इस पर ईस्ट बंगाल वाले तो आग लगा देंगे कि हमें सिर्फ 10 सीटें, हमारे मुकाबले में जनाब देखो बाकी 80% असेंबली, 20% सीटें बनेंगी ना जिसको भी मिलेंगी, टोटल सीट होंगी 100 सीटें होंगी तो 20 मिलेंगी। ईस्ट बंगाल को 1000 सीटें होंगी तो 200 मिलेंगी, 20%। तो ईस्ट बंगाल वाले तो आग लगा देंगे। तो ये करें क्या? ना हम ये फॉलो कर सकते हैं ना ये फॉलो कर सकते हैं। इससे बंगाली डोमिनेट कर देंगे और इससे पूरे ईस्ट बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर के मसले बन जाएंगे, हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। को बीच का रास्ता निकालो। तो मेरे जैसे एक अक्लमंद आदमी से पूछा गया तो हमने कहा जनाब कि यूनिकैमरल लेजिस्लेचर होगा पाकिस्तान में जिसमें यूनिट्स को इक्वल सीट्स दी जाएंगी, पॉपुलेशन की बेस पे नहीं, यूनिट्स की बेस पे। और यूनिट्स, एक यूनिट तो है ईस्ट बंगाल, ये तो है ही है जी। ठीक है जी। दूसरा, इन चारों एरिया को मिला के, पंजाब, सिंध, NWFP, कराची, बलोचिस्तान एंड अदर, सबको मिला के, इनको मिला के हम 1 यूनिट बनाने लगे हैं। ये 1 यूनिट हो गया ये सारा, जिस तरह 1 यूनिट ईस्ट बंगाल है, इसी तरह इनको मिला के हम 1 यूनिट बना लेंगे जिसका नाम ऑफिशियली दे दिया गया वेस्ट पाकिस्तान।
यानी इस यूनिट का नाम हो गया अब ईस्ट पाकिस्तान, मशरकी। अब सरकारी तौर पर अब नाम आ गया मशरकी पाकिस्तान, पहले बंगाली चल रहा था, और ये मगरबी पाकिस्तान। अब हो गए आपके दो यूनिट, ये सब एक कर दिया ना, इन एडमिनिस्ट्रेटिवली एक कर दिया, इन सब का कैपिटल लाहौर बना दिया, सब कहीं, सिंध का भी, NWFP का भी। तो एक मगरबी पाकिस्तान, एक मशरकी पाकिस्तान। तो यूनिट को तो बराबरी की सीटें मिलती है ना। तो यूनिट ही अब दो हो गए पाकिस्तान में, ये सारा वन यूनिट, दूसरा ये ईस्ट पाकिस्तान। तो 300 सीटें होंगी, 150 मगरबी पाकिस्तान की, 150 मशरकी पाकिस्तान की। चलो, पैरिटी फिर भी नहीं छोड़ी। सो अक्सर फिर कानूनदान हमारे और हिस्टोरियंस कहते हैं कि हमने 1947 में ही ईस्ट पाकिस्तान बनाने की दाग बेल रख दी थी। हमारी जो हरकतें थी उससे ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश फिर बनना ही बनना था। अब वो 1971 में बन जाता, वो 1961 में बन जाता, वो 1981 में बन जाता, वो बनना ही बनना था, क्योंकि जिस तरह की हमारी हरकतें चलती आ रही। सही है जी। सो यूं 1956 में मार्च के महीने में आपका फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन आ गया। लेकिन अभी एक बहुत बड़ी कंट्राडिक्शन, बहुत बड़ी कंट्राडिक्शन, माइनॉरिटीज, अकलियतें। अकलियतों का क्या करना है भाई? अकलियतों से याद आया, मेरे बहुत बड़ा जुल्म हो जाना सारी रात के लिए। दरअसल ना मैं सुबह कॉलेज से आके मैं आ जाता हूँ, कॉलेज से जल्दी आ जाता हूँ, फिर मैं सो जाता हूँ। फिर अभी उठता हूँ, क्लासे लेता हूँ, फिर सारी रात में जाग ही रहा होता हूँ। कभी पढ़ लिया, कभी फिल्में देख ली। तो क्यों करंट अफेयर ऑफ क्यों भाई? मैंने ऐसा क्या कहा है? मैं अपने मुलाजिम को फोन कर रहा हूँ, मेरी सिगरेटें नहीं है सारी रात के लिए, तो मैं उसको वो फोन कर रहा हूँ कि मेरी सिगरेट ला दे। और मुझे लगता है कि वो चला गया। और यार मेरे सिगरेट नहीं है गे, मेरे सिगरेट किथे है गए तू? तू किथे है? कि यार सिगरेट खत्म हो गए मेरे, सिगरेट सिगरेट चाहिए ने। आहो मैं सारी रात जागना, मेरे को एक डब्बी रह, वो एक रह गई ना उस्ताद जी। वो नहीं होना गुजारा, मैं सवेर तक जागना है। मेहरबानी, मेहरबानी। लो जी, हमारी अपील काम कर गई है। अच्छा जी, माइनॉरिटीज की अकलियतें, ये एक ऐसा पॉइंट है जो हमारी ओवरऑल मुताला पाकिस्तान में पढ़ाया नहीं जाता, मेंशन नहीं किया जाता। और पांडा मार्ट या दूसरे जो है ना, इधर आते ही नहीं। मैं यहाँ गांव में रहता हूँ, मैं जो है ये काला शाह काकू के पास अंदर फिरोज वाला पिंड, तो उसमें रहता हूँ।
लो जी। अच्छा जी, मुफ्त में क्लास में आने वाले इंशाल्लाह 1 नंबर से सीएसएस उनका फेल होगा। ना सिर्फ सीएसएस फेल होगा, बल्कि अगर ये लड़के हैं तो बारात के एंड टाइम पे पता लगेगा कि इनकी दुल्हन भाग गई, और अगर लड़कियां हैं तो पता लगेगा बारात उस दिन आई ही नहीं, इंशाल्लाह। तो 1 नंबर से सीएसएस भी फेल होगा इंशाल्लाह, और एंड टाइम पे इनकी बारातें वापस मुड़ जाएंगी। अकलियतों का क्या होगा जी, माइनॉरिटीज का? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग यूनाइटेड इंडिया में एक ही चीज पर स्ट्रेस करती थी, और वो थी सेपरेट इलेक्टरेट्स। बच्चे बच्चे को पता है ये बात, तो जुदा गाना इंतखाबात, मुसलमान मुसलमान को वोट दे, तभी तो हम आएंगे असम्बलियों में। सही है जी। ये जो कहती है ना कि मैं शादी नहीं करूंगी, इनकी शादियां भी होती हैं, और आम लड़कियों के मुकाबले में इनके 4-5 बच्चे भी ज्यादा होते हैं। ये मेरा
जी सॉरी, नेट डिस्कनेक्ट हो गया था क्योंकि वाईफाई है ये, तो कभी कभी ये इशू हो जाता है। अब नेवरदलेस हो गया, आ गया, कनेक्ट हो गया। लो जी, अब बात ये है कि 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में तीन ही बड़ी चीजें आई ना जी। एक ये कि प्रेसिडेंट असेंबली डिसॉल्व कर सकता है, दूसरा उर्दू नेशनल लैंग्वेज बिकॉज ऑफ लिंगुआ फ्रैंका, और तीसरा यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। 150 सीटें ईस्ट पाकिस्तान की, 150 सीटें वेस्ट पाकिस्तान की। दैट्स इट। चलो, प्रेसिडेंट की असेंबली का पॉइंट तो ये मेरिट पे बनता है जी, हाँ ठीक है, होना चाहिए। लिंगुआ फ्रैंका बनता तो ये मेरिट है, बट ईस्ट पाकिस्तान विल नेवर एक्सेप्ट इट। और ये तो कॉन्टिन्यूटी है या लेगेसी है उसी पुराने मॉडल की, जो कि 1947 से आप चलाना चाह रहे हैं कि बंगालियों को ज्यादा सीटें ना मिले। लेकिन इन तमाम चीजों के अलावा एक बहुत बड़ा इशू माइनॉरिटीज। पूरी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की पॉलिटिक्स सेपरेट इलेक्टोरेट्स पे चलती रही। हमें जुदा गाना इंतखाबात चाहिए, दैट मुस्लिम वुड वोट फॉर मुस्लिम, तभी हम असेंबली में आ सकते हैं। क्योंकि इंडिया में मेजॉरिटी किसकी है? हिंदू की। और डेमोक्रेसी में फिर मुसलमान सरवाइव नहीं कर सकते जब तक सेपरेट इलेक्टोरेट्स ना हो। लेते रहिए। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि पाकिस्तान जो मुल्क बन गया, इस मुल्क में जो भी माइनॉरिटीज होंगी, अब चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, या कोई अदर कम्युनिटी, माइनॉरिटीज को पाकिस्तान में सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिया जाएगा कि माइनॉरिटीज विल वोट फॉर माइनॉरिटीज। सही है जी। अकलियतें अकलियतों को वोट करेंगी, क्योंकि ये चीज तो पूरी मुसलमानों की फ्रीडम मूवमेंट इंडिया में इसी बात पे है कि हमें जुदा गाना इंतखाब चाहिए, जुदा गाना इंतखाब चाहिए, इसके बगैर हम नहीं चल सकते। लेकिन हमने आफ्टर इंडिपेंडेंस माइनॉरिटीज को सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं दिए। ये कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि एक ऐसी सियासी जमात, एक ऐसा मुल्क जिसकी बुनियादों में सेपरेट इलेक्टोरेट्स मौजूद हो, और वो मुल्क बनने के बाद वो कम्युनिटी अपनी माइनॉरिटीज को सेपरेट इलेक्टोरेट्स ना दे। समझ आ रही जी? सो ये एक एस्पेक्ट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट। एनीवेज, आइन बन गया पहला। अकॉर्डिंग टू 1956 कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शन होंगे किस असेंबली के लिए? वो 300 वाली जो असेंबली, 150 मगरबी पाकिस्तान से और 150 मशरकी पाकिस्तान से। कोशिश यही थी कि चौधरी मोहम्मद अली जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, इनको दोनों तरफ से सपोर्ट मिलके किसी तरह से 151 दिलवा दें, तो ये प्राइम मिनिस्टर रहे, इस्कंदर मिर्जा प्रेसिडेंट रहे, और अयूब खान
कमांडर इन चीफ रहे। लेकिन ये सपोर्ट नहीं मिल रही थी। वेस्ट पाकिस्तान एज वेल एज ईस्ट पाकिस्तान, दोनों तरफ के सियासतदान, वेस्ट पाकिस्तान के सियासतदान मुखालिफ हो गए थे ज्यादा वन यूनिट की वजह से, कि ये इन्होंने अच्छा काम किया, छोटे छोटे काम के लिए भी लाहौर जाना पड़ता है जी। यानी जिसका काम अगर क्वेटा में हो रहा है, पेशावर में हो रहा है, अब उसको अपने काम के लिए लाहौर आना पड़ना। तो वेस्ट पाकिस्तान में वन यूनिट के खिलाफ थे लोग, और ईस्ट पाकिस्तान तो ओवरऑल ही आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट था कि ये कैसा आइन बना दिया उन्होंने। सो इलेक्शन वो तो नहीं होता कि जो इलेक्शन डे पे रिगिंग होती है, इलेक्शन तो वो होता है जो इलेक्शन से पहले ही कुछ लोग कुछ दो की पॉलिटिक्स करके डरा धमका के इलेक्शन तैयार कर लिया जाता है। तो इनको ये 151 चाहिए ना 300 में से, तभी इनका प्लान चल सकता है, वो नहीं मिल रही थी। अच्छा जी, फिर क्या करें? फिर आखिरी डेस्परेट कोशिश एक की कि यार ईस्ट पाकिस्तान में कौन सा ऐसा पॉलिटिशियन है जिसकी बहुत रिस्पेक्ट हो वेस्ट पाकिस्तान से, बट ईस्ट पाकिस्तान में उसकी रिस्पेक्ट हो। तो पता लगा जी फिरोज खान नून, ये ईस्ट पाकिस्तान में काफी अरसा गवर्नर रहे हैं, इनकी बड़ी फ्रेंडशिप्स है वहां पे, प्लस हैं ये वेस्ट पाकिस्तान से, तो इनको वेस्ट पाकिस्तान से भी सपोर्ट मिल जाएगी, इनको थोड़ी बहुत सपोर्ट ईस्ट पाकिस्तान से मिल जाएगी, तो इनकी हुकूमत इनको प्राइम मिनिस्टर बनवा देंगे और ऊपर हमारा निजाम चलता रहेगा। ठीक है जी। सो लाया गया, बुलाया गया इनको कि हाँ जी आपको प्राइम मिनिस्टर आप बन जाएं, और इलेक्शन के लिए बस आप दोनों तरफ से सपोर्ट ले लें। अच्छा याद रखिए, वो सेकंड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अभी चल रही है, क्योंकि इलेक्शन होंगे तब ये डिसॉल्व होगी ना। तो अभी ये चल रही है, आइन तो आ गया लेकिन इलेक्शन तो हो। तो इस सेकंड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से फिरोज खान को प्राइम मिनिस्टर बनवा दिया गया एतमाद का वोट लेके। लेकिन फिरोज खान भी नहीं पॉपुलैरिटी बना सके, दोनों तरफ वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान दोनों तरफ एक हेट्रेड डेवलप होना शुरू हो गया था, मिलिट्री प्लस ब्यूरोक्रेसी, कि यार ये इन्होंने अच्छा तमाशा पकड़ा हुआ दोनों तरफ। ठीक है, सही है जी। ले भी साजिद अली, दे बाजी को नंबर। वेरी गुड भाई किंजा खान, जो है ना सल्यूट टू योर ब्रेवरी, मजा आ गया। अच्छा कैमरे भी बंद हैं, तो साजिद अली तुझे किंजा खान कैसे अच्छी लग गई सिर्फ ये देख के? किंजा, आहा, उसकी शक्ल तो देख ले पहले भाई, तो देख तो ले वो दिखती कैसी है, कि बस सिर्फ किंजा देख के जो है, फिर तो ये तहमीना भी है, युसरा भी है। बस अब चूस मैंगो फिर, उसने तो तुझे जो है वो कोरा सा जवाब दे दिया। सो एक हेट्रेड आ गया मिलिट्री और ब्यूरोक्रेसी के दरमियान। सही है, पर मुझे लेक्चर लेने दो कमीनो, बस कर दो। अब ये अली लैपटॉप साहब, तुम सना के पीछे हो। और यार चैट ऑन रखनी पड़ती है कि अगर वॉइस का इशू बन जाए, नेट डिस्कनेक्ट हो जाए, तो मेरे से को मुझे पता तो लगे ना,
मैं मेरी बैंडविड्थ अगर लो हो जाए, मैं लेक्चर लेता रहूं, तुम लोगों को आवाज ना जाए, तो मुझे कैसे बताओगे? हाँ वो नहीं था, वो कर देते हैं। लो जी, कर दिया। ऐसा करो, एक ही दफा। वाह आईफोन, क्या बात, क्या बात है। पेपर देख के काम पे टांग जाती हूँ, क्या बात। नहीं, मैंने खुद नहीं किया, मैंने खुद नहीं किया। मैं कहा एक ही दफा, जिस जिसने बहन बनानी है ना, बना ले, जिस जिसने बनानी है। हाँ भाई, आईफोन अपने नाम से आओ भाई, कोई नाम लिख लो, अगर लड़की हो तो फिर भी मोहम्मद असगर लिख लो। और ये लड़कियां जो है ना, इस तरह कर लिया करो, रीनेम करके ना, लड़कों के नाम से क्लास ले लिया करो, जान ही छूटे। जो है, वो रीनेम हो जाता है नाम ना, तो वो लड़कियों का नाम कर लिया करो। वैसे यार कसम से, एक होती है ठरक, एक ठरक से ऊपर की चीज होती है, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में तो फ्रस्ट्रेशन कहते हैं, उर्दू में पता नहीं इसको क्या कहेंगे। यानी इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं, ठीक है, कि जो है लड़की का नाम देख के, कि जो है वो उसको मैसेज शुरू हो गए हैं। अच्छा जी, खालिद साहब ने ग्रुप भी बना दिया है। चलो, चलो जी, मैं नो वन कर दिया मैंने। लेकिन नो वन से ना, मुझे आगे बढ़ने से पहले एक बड़ा दिलचस्प वाकया याद आ गया। 2018 की बात है। इसी तरह कंबाइंड ग्रुप भी होते थे मेरे ऑनलाइन, मैं तो 17 से पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन। तो 18 में इसी तरह एक ही ग्रुप होता था। तो एक ही ग्रुप में लड़के लड़कियां इकट्ठी। तो थोड़े स्टूडेंट्स होते थे, मैं कंबाइंड पूरा इकट्ठा पढ़ाता था, आईआर, हिस्ट्री, पाक फेयर, करंट अफेयर, मैं सारा एक साथ ही पढ़ाता था। यानी मैं हर सेशन अलग अलग नहीं पढ़ाता था, मैनेज करने बहुत मुश्किल होता था इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को। तो मैं 20-25-30 स्टूडेंट एक सेशन में लेके, एक ही दफा उनसे फीस लेके मैं पढ़ाता था। तो 5-6 महीने का सेशन होता था, सारे सब्जेक्ट्स ज्यादा चलते थे आहिस्ता आहिस्ता। तो मानूस हो जाते थे सारे, कैमरे ऑन होते थे, बातचीत हो रही होती थी। तो व्हाइट बोर्ड नहीं होता था, मैं लाइव लेक्चर, मेरा भी कैमरा ऑन होता था। तो जनाब, सेशन के दौरान ही जनाब एक लड़की, शहर नहीं बताऊंगा, वो लाहौर आ गई मेरे पास। लाहौर आ गई और उन्होंने कहा सर जी, मेरा तो जनाब फलाने लड़के से मेरी शादी करवाएं, मैं तो उसके बगैर नहीं रह सकती। उसने मेरे साथ मोहब्बत का वादा कर लिया है, अब उसने कहीं और शादी कर लिया है, उसने मुझे धोखा दिया है। तो मैं तो आपके पास ही आ गई हूँ, आप उसे जानते हैं, उसको बुलाएं। मैं कर लो जी, मर गए, की स्यापा पै गया। मैं लड़के को बुलाया, लड़के से बातचीत हुई। लड़के ने कहा सर जी मेरी जान छुड़ाओ, मैंने तो वैसे ही दिल लगी की थी, ये तो सीरियस हो गई है, ये तो मेरे घर तक पहुंच गई है, खुदा का वास्ता मेरी जान छुड़ाएं। बड़ा मसला बना मेरे लिए। खैर, जो है वो लड़की को सब्र आ गया, वो बेचारी जो है वो चली गई। तो उसके बाद हमने फिर 2019 2020 अलग अलग सेपरेट ग्रुप कर दिए, फीमेल के अलग, मेल के अलग, अलग अलग कर दिए। लेकिन 2020 में जब कोविड शुरू हुआ, तो उसके बाद जब ऑनलाइन पढ़ाया तो ऑनलाइन में रश पड़ गया। अब लड़कियों का ग्रुप अलग, लड़कों के अलग, और अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, यूएस हिस्ट्री के अलग ग्रुप, लड़कियों के लड़कों के अलग, पाक फेयर के अलग, करंट अफेयर के अलग, आईआर के अलग। तो हम तो जनाब बंदर बन गए, पागल हो गए हम। तो हमने 2020 में फिर दोबारा कंबाइंड कर दिया। 2020 से लेके अभी तक
2 लड़के आ चुके मेरे पास जो तकरीबन खुदकुशी के एंड पे थे कि सर जी वो फलानी लड़की है, मैं तो उससे बहुत प्यार करता हूँ सर, वो मुझे जनाब सर उसी से शादी करनी। एक लड़की आ चुकी मेरे पास शिकायत लेके कि ये लड़का जनाब, ये एक तो शिकायत है ना जो आप लोग यहाँ पे लगाते हैं, ये नहीं, प्रॉपर मेरे पास आ गई। तो मैंने फिर वाइफ से पूछा, मैं कहा यार करें क्या, हम इनके जनाब ये रिश्ते ही कराते नहीं या इनकी मोहब्बतों के किस्से समझा सुलझाते नहीं। तो फिर हमने डिसाइड किया कैमरे ऑफ करा दो। ये कोई खैर है, कैमरे ऑन करने की जरूरत नहीं है, एक कैमरे के पीछे चार चार भी बैठे पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं, खैर है, कैमरे ऑफ कराओ, इस कंजर खाने से ना जान छुड़ाओ। तो हमने कैमरे ऑफ करवा दिए कि छोड़ो यार क्या कैमरे ऑन करने, बस ठीक है बंद करो। ये जो इंस्ट्रक्शंस वगैरह ग्रुप में पहले लिखी होती है ना, पुरानी इंस्ट्रक्शंस ये लगी हुई हैं, वही चल रही हैं, कैमरे ऑन रखें तो ये करें वो करें, लेकिन अब हम कैमरे ऑफ करा। पर अब इसका क्या करें कि ये नाम देख के अगर किसी को ठरक पड़ जाए कि भाई लड़की है, चलो मैसेज कर दो, अब इसका क्या करें हम, इसका हमारे पास तो कोई, ये खुदा का वास्ता है, किसी का सीएसएस करने आए हो तो ये काम ना करो, सीएसएस कर लो, फिर पता नहीं कितने लड़के लड़कियां तुम्हारे इर्द गिर्द होने हैं। एनीवेज, अब तुम लोगों के कैमरे ऑफ हैं। लो जी इरसा मैस ग्रुप में आ जाओ, वाह जी वाह। फ्रस्ट्रेशन का लेवल ही हाई है यार, खुदा की कसम। मुझे यूनिवर्सिटीज ना इसीलिए बड़ी अच्छी लगती हैं कि एटलीस्ट यूनिवर्सिटीज में आप नॉलेज के साथ साथ ना, बीइंग अ यूथ, अपनी फ्रस्ट्रेशन भी एड्रेस करवा लो यूनिवर्सिटी में, ताकि जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आओ तो आपको जनाब इन चीजों की जो है ना वो रही ना। अ, बस जो जो करना कराना है भाई यूनिवर्सिटी से करा लो, एंजॉय कर लो लाइफ। उसके बाद प्रोफेशनल लाइफ एक तरह की आपकी प्रोफेशनल लाइफ है ना यार। अब आप एक प्रोफेशनल लाइफ को की एस्पिरेशन रख रहे हो, तो उसमें जनाब इजी ले जाओ। सो एक हेट्रेड डेवलप हो गया, नोबडी वाज विलिंग टू कोऑपरेट। 1957 में अनाउंस हुआ था इलेक्शन कराना, लेकिन इलेक्शन से पहले सारा होमवर्क तो कंप्लीट हो ही नहीं सका। फिर अच्छा जी चलो 1958 में कराएंगे, नहीं हो सका, सपोर्ट ही नहीं मिल रही थी नीचे से। तो फिर अक्टूबर 1958 में मुल्क के वसी तर मफाद में इस्कंदर मिर्जा, अब जो प्रेसिडेंट हो चुके थे पाकिस्तान के नए आइन के मुताबिक, इन्होंने अयूब खान को इनवाइट कर दिया कि मार्शल लॉ लगा दीजिए। लो जी अक्टूबर 1958 में 1956 का आइन मुअत्तल हो गया और मुल्क में लग गया मार्शल लॉ। जिस मुल्क के पहले 11 साल इस पैटर्न पे चले, उस मुल्क में जमहूरियत ने क्या तरक्की करनी। जिस मुल्क के पहले 11 साल में आप एक कम्युनिटी को उसके पॉलिटिकल राइट्स तो क्या उसको रिस्पेक्ट भी नहीं दे रहे, तो मुल्क तो टूटना ही टूटना। जब अंदरूनी बीमारियां होती हैं तभी बैरूनी फैक्टर आते हैं, तभी बाहर से लोग, तभी इंडिया फैक्टर भी आया। इंडिया फैक्टर लाहौर में तो नहीं आता, पिंडी में तो नहीं आता, मुल्तान में तो नहीं आता। यहाँ पे इनको अपने एजेंट नहीं मिलते, यहाँ पे इनको लोग नहीं मिलते जो जनाब कार्रवाइयां करें। इनको लोग बलोचिस्तान में क्यों मिलते हैं जी, क्यों जी? क्योंकि जहां पर इंटरनल इशू होते हैं और आप उन इंटरनल इश्यूज को टाइमली एड्रेस नहीं करते, तो लोगों के ग्रीवेंसेस बनते हैं। इन ग्रीवेंसेस में बहुत कम, रेयर कोई करेक्टर वाला आदमी हो, नेशनल करेक्टर वाला, कि जो किसी इंडिया हेल्प को रिफ्यूज कर दे, बहुत कम। मतलब बाचा खान को अर्ली 1970s में रॉ का डायरेक्टर मिला काबुल में,
काओ नाम था उसका, KAO, काओ करके उसको बुलाते थे। वो मिला, उसने कहा जी आप हथियार उठाए और अपना पख्तूनख्वा पख्तूनख्वा बनाने के लिए आप कोशिश करें, हम आपको सपोर्ट करें। बादशाह खान को बहुत ग्रीवेंसेस थे पाकिस्तान से, बहुत इश्यूज थे, लेकिन बादशाह खान पॉलिटिकल करेक्टर वाला आदमी था। बादशाह खान ने जवाब दिया, मुझे ऐसा पख्तूनख्वा नहीं चाहिए जो पख्तूनों के खून से बने। तो बहुत कम होते हैं ऐसे पॉलिटिकल करेक्टर वाले। तो जब भी इंटरनल इश्यूज होते हैं तो उन्हीं को फिर आपका ओपोनेंट जो है ना वो मिसयूज करता है। समझ आ रही? तो हम इन इश्यूज को टाइमली एड्रेस नहीं कर सके। नेवरदलेस अयूब खान साहब आगे। याद रखें, पाकिस्तान की तारीख में जब भी कोई मिलिट्री डिक्टेटर आया, उसने मार्शल लॉ लगाया या व्हाट्सएवर जो भी हुआ, उसको जो सबसे बड़ा इशू अपने लिए रहा है ना, वो रहा है लिजिटिमेसी। मेरी कानूनी हैसियत बन जाए, मैं एक लंबा रूल कर लूं, क्योंकि मार्शल लॉ लंबा रूल नहीं है। मार्शल लॉ आप साल 2 साल से ज्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकते, ये एक टेम्पररी अरेंजमेंट होती है। तो भाई किसी तरह से मेरी कानूनी हैसियत बन जाए और मेरा लंबा रूल हो जाए। इसके लिए पाकिस्तान के हर मिलिट्री डिक्टेटर ने या जुडिशरी का दरवाजा खटखटाया, प्लस उसने डेमोक्रेसी के साथ एक्सपेरिमेंट किया पाकिस्तान की तारीख में। या अदलिया का दरवाजा खटखटाया और अदलिया से अपने लिए टाइम ले लिया, या उसने डेमोक्रेसी के साथ तजर्बा किया। अयूब खान के केस में अदलिया ने भी इसको अप्रूव कर दिया और इसने डेमोक्रेसी के साथ तजर्बा किया। ऐसी डेमोक्रेसी जिससे अपनी मर्जी के लोग अवाम में से अपनी मर्जी के लोग ऊपर लेके आओ जो आपको सपोर्ट करें। यही काम मुशर्रफ ने किया, यही काम अयूब खान उसने जियाउल हक ने किया। तो अयूब खान ने भी यही काम किया कि मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, ये जो 56 का आइन है ये ठीक नहीं है, मुझे भी इस पे एतराज थे, ये ठीक नहीं है। अब हम एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, लेकिन उस न्यू कॉन्स्टिट्यूशन से पहले मेरे पाकिस्तानियों, हम एक बेसिक डेमोक्रेसी का सिस्टम पाकिस्तान में शुरू करेंगे। बुनियादी जमहूरियत, ग्रास रूट लेवल पर इतनी स्ट्रांग डेमोक्रेसी, पीपल के रिप्रेजेंटेटिव ऊपर आएंगे, पीपल के रिप्रेजेंटेटिव्स ऊपर आएंगे और ये ऊपर आके फिर ये आइन बनाने में मेरी मदद करेंगे, और फिर हम पाकिस्तान में एक ऐसा आइन लगाएंगे जो लोगों के नुमाइंदों ने बनाया होगा। वाह जी वाह, वाह जी वाह। इसके लिए प्यारे प्यारे पाकिस्तानियों, हम पूरे पाकिस्तान से, ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान दोनों तरफ इलेक्शंस करवाएंगे। 1959 में ये काम शुरू हुआ। 40,000 बंदा इलेक्ट होगा वेस्ट पाकिस्तान से, 40,000 बंदा इलेक्ट होगा ईस्ट पाकिस्तान से। ये आज के इनको काउंसलर समझ लें आप। उस वक्त इनको नाम दिया गया बेसिक डेमोक्रेट्स, बेसिक डेमोक्रेट्स। ये 40,000 दोनों तरफ से आएगा जी। 1959 में ये काम कर लिया। लोगों के नुमाइंदे ग्रास रूट लेवल पर इलेक्ट हो गए। समझ लें आप ये काउंसलर एक किस्म के, आज के लिहाज से आप इनको समझ लें काउंसलर। अब मेरे पाकिस्तानियों देखो, मैंने वादा पूरा किया और पाकिस्तान में बुनियादी डेमोक्रेसी ग्रास रूट लेवल पर लगा दी है। हर इलाके में आपका अपना नुमाइंदा मौजूद है। अब मेरे पाकिस्तानियों, मैं एक रेफरेंडम करवाने जा रहा हूं। ये रेफरेंडम ये है कि क्या आप मुझे, अयूब खान को,
अगले 5 साल के लिए पाकिस्तान का सदर देखना चाहते हैं? तो यस करें या नो करें? सही है जी। अब ये पूरे पाकिस्तान के लोगों, आपके ये जो 80,000 बंदे आपने इलेक्ट किए हैं ना पूरे पाकिस्तान से, ये वोट करेंगे। आप इन्हें बताएं कि ये मेरे हक में वोट करें या मेरे खिलाफ करें। तो रेफरेंडम हुआ जिसमें इन 80,000 ने वोट किया। जाहिर है ये 80,000 किसको वोट करेंगे? डिक्टेटर को ही वोट करेंगे, अयूब खान को ही वोट करेंगे। अयूब खान 1959 में अगले 5 साल के लिए पाकिस्तान के सदर बन गए, 1959 से 64 तक। इन 80,000 ने वोट किया, आपने मैंने नहीं किया, आपने मैंने इनको कर दिया था बस। अब ये हमारे बेआफ पे आगे वोट करेंगे। लो जी मेरे पाकिस्तानियों, सदर भी आपका इलेक्ट हो गया, आपका नुमाइंदा हो गया, बेसिक डेमोक्रेट्स भी मौजूद हैं। आओ अब आइन बनाते हैं। एक कमीशन बनाया गया, उस कमीशन की सिफारिशात से आइन बनाया गया। ठीक है जी। और वो आइन पाकिस्तान में 1962 में लग गया। सारी चीजें सेम है, बस डिफरेंस ये है कि अब आइन हो गया प्रेसिडेंशियल सिस्टम का। पहले था पावर्स प्राइम मिनिस्टर के पास ज्यादा, अब आ गई प्रेसिडेंट के पास। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में कोई नहीं होगा, जरूरत नहीं है यार। इस प्राइम मिनिस्टर की वजह से प्रॉब्लम होती है। कहां से आएगा? मगरबी पाकिस्तान से, मशरकी पाकिस्तान से। किसकी कितनी सीटें, कौन ज्यादा वोट लेगा, ये मेरे पाकिस्तानी हो, ये छोड़ो बस। सदर के साथ आप, मैं हूं ना। असेंबली कैसी होगी? असेंबली बस 156 की होगी, 156 बस। ईस्ट पाकिस्तान के 78 मेंबर होंगे, वेस्ट पाकिस्तान के 78 मेंबर होंगे। लो पैरिटी फिर भी नहीं छोड़ी, बंगाली ना आजे ज्यादा। लेकिन ये असेंबली बड़ी वीक थी, क्योंकि सारी पावर प्रेसिडेंट के पास थी और प्रेसिडेंट इस असेंबली को जवाबदेही को नहीं था। प्रेसिडेंट अपनी मर्जी का लॉ इससे बनवा लेता था। अब इस असेंबली के ये जो 156 मेंबर हैं, इनका इलेक्शन कैसे होगा? तो मेरे पाकिस्तानियों, आप लोग अपने रोज दफ्तर जाते हो, नौकरियां करते हो, रोजगार करते हो। अब हर इलेक्शन में आपको आना, एक दिन आपका जाया हो जाना, तो मुल्क को कौम की जो है एक दिन भी जाया नहीं करना चाहिए। तो ये 80,000 ही वोट करेंगे बस। यानी ये एक ये इलाका, इसके अंदर से जितने बेसिक डेमोक्रेट्स इलेक्ट हो गए हैं ना, छोटे छोटे हलकों में से 50 हैं, 60 हैं, 100 हैं, 200 हैं, ये एक हल्का हो गया नेशनल असेंबली का। इसमें ये 50 हैं या 200 हैं या 100 हैं, बस ये वोट करें और कोई नहीं करेगा। इसी तरह ये दूसरा हल्का है, ये तीसरा हल्का है, कॉन्स्टिट्युएंसीज। तो बस उसमें जो बीडी हैं वही वोट करेंगे बस, क्योंकि बीडी आपके नुमाइंदे हैं ना पाकिस्तानियों। आपने इनको इलेक्ट किया ना, तो आपके बिहाफ पे ही आगे वोट करेंगे। आप लोग ना हर वोट करने आ जाओ, बड़ा जो है सारा दिन भी जाया करो, लाइनों में भी लगो हैं, फिर लड़ाई झगड़े। तो मेरे पाकिस्तानियों, आप सुकून करो, मैं हूं ना। करोड़ों की आबादी को मैनेज करना मुश्किल है, 80,000 बंदे को मैनेज करना आसान है। अपनी मर्जी के नेशनल असेंबली के कैंडिडेट को, इन 200 बंदों को जाके कहना कि ओए इंसान के बच्चे बनो, फलाने को वोट देना है। कहीं पैसा चला दो, कहीं धमकी चला दो। ये हमारे लिए अब कोई थैंक्स टू जो है वो जनरल जो है वो फैज आलम, ये तो चीजें अब बच्चे बच्चे को पाकिस्तान में पता लग गई। ये याद रहे, ये याद रहे, इलेक्शन डे वाले दिन धांधली कोई सियासी जमात नहीं करती, कोई आईएसआई नहीं करती, कोई आईबी नहीं करती, कोई भी इलेक्शन के दिन धांधली नहीं करता। इलेक्शन के दिन धांधली कैंडिडेट खुद कर ले तो कर ले, कोई सियासी जमात, आईबी, आईएसआई, कोई और फोरम इलेक्शन डे वाले दिन धांधली नहीं करता।
ये नीचे कैंडिडेट्स करवा लें तो करवा लें अपने हलकों में। कोई भी सियासी जमात, आईएसआई, आईबी या कोई भी और फोरम, ये इलेक्शन से महीना पहले ही अपनी धांधली पूरी करके बैठे होते हैं। लोगों को प्रेशराइज करके, पैसा दे के, जोड़ तोड़ करके सब कुछ पहले हो जाता है। समझ आ रही है? तो सब कुछ पहले पे थोड़े से बंदों के लिए ये तो मसला ही कोई ना है। सो यूं पाकिस्तान की असेंबली बन गई, इलेक्टेड असेंबली। बंगाली तो बेचारे खामोश, कुछ भी नहीं है उनके लिए। 1964 में खत्म हो गया ना जी पहला फर्स्ट टर्म खत्म हो गई 1964 में प्रेसिडेंट की, जो वो 1959 में रेफरेंडम करवा के आया था। तो 1964 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ जी इस मुल्क में। एक तरफ अयूब खान और दूसरी तरफ फातिमा जिन्ना। वोट कौन करेगा? वही 80,000। ये लो जी, गरीब आदमी हूं, मेरे जीरो याद नहीं रहते मुझे ना कितने होते हैं, हजार में, लाख में, ये वो। तो 80,000 बंदा ही जो बेसिक डेमोक्रेट है वही वोट करेगा, अयूब खान को या फातिमा जिन्ना। बड़े बड़े जलसे हुए फातिमा जिन्ना के, पर जलसों का फायदा क्या, वोट तो करना है सिर्फ 80,000। तो यहाँ पे अयूब खान इतना पॉपुलर था कि जिन्ना की हमशीरा जो है वो हार गई, मादरे मिल्लत हार गई, जिसने मुल्क बनाया था जिन्ना के साथ मिलके, वो हार गई। और अयूब खान पाकिस्तानियों का हर दिल अजीज जीत गया। क्यों? क्योंकि इन 80,000 को मैनेज करना था। ये इस मुल्क की जमहूरियत है। अभी तक कौन सा कोई अच्छा पॉइंट आया ऐसा कि जहां आप कहें वाह जी वाह, इस कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में आप कहें जी क्या बात है जी, जबरदस्त। सही है जी। सो ईस्ट पाकिस्तान में ग्रीवेंसेस ये तो बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, और वेस्ट पाकिस्तान में भी बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वेस्ट पाकिस्तान में नहीं बढ़ रहे, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान में एक बड़ी खामोश, बड़ी साइलेंट तरीके से, लेकिन बढ़ रहे हैं। 1960s, लेट 1960s, ये पूरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में 1960s ना, ये राइट्स एंड डिमॉन्स्ट्रेशंस एंड प्रोटेस्ट्स की का डेकेड है 1960s। खास तौर पे स्टूडेंट पॉलिटिक्स। आप 1960s की अमेरिका की हिस्ट्री उठा के देख लें, आप 1960s की फ्रांस की हिस्ट्री उठा के देख लें, कहीं आपको सिविल राइट्स की तहरीक मिलेगी, कहीं आपको स्टूडेंट्स की पॉलिटिक्स मिलेगी। तो इन सारी चीजों का फिर पाकिस्तान पे भी इम्पैक्ट हुआ 1960s में, और राइट्स एंड डिमॉन्स्ट्रेशंस की पॉलिटिक्स, वो उसकी बिगनिंग हुई, स्टूडेंट पॉलिटिक्स हुई। आज भी आपके सियासी निजाम में इस स्टूडेंट पॉलिटिक्स, जो लेट 1960s में स्टूडेंट पॉलिटिक्स हुई है, उसमें शिरकत करने वाले सियासतदान आज भी आपके इस क्या कहते हैं पॉलिटिकल सिस्टम में मौजूद है, आज भी, अभी भी। फिर इसी लेट 60s में भुट्टो साहब इसी प्रोटेस्ट की पॉलिटिक्स को कैश करवा के अयूब खान से अलहदा हुए अपनी पॉपुलैरिटी बनाई। शेख मुजीब ईस्ट पाकिस्तान में इसी प्रोटेस्ट की पॉलिटिक्स से अपनी जगह बनाई। सो ये प्रोटेस्ट की पॉलिटिक्स इतनी ज्यादा हुई कि 1969 में जब उसका टर्म यानी कि खत्म हो गई अयूब खान की, और वो जाहिर है अगली टर्म के चक्करों में था कि इलेक्शन हो जाए,
तो उसको रिजाइन करना पड़ा। इतनी ज्यादा जो है ना वो इशू बने, बड़ी खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन ये रिजाइन करते हुए जाते हुए फिर मुल्क में मार्शल लॉ लगा दिया, याह्या खान। इलेक्शन की कॉल नहीं दी है कि भाई तू रिजाइन ना कर, तू कह दे मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे, इलेक्शन से जिसकी हुकूमत बनेगी उसको हुकूमत दूंगा, मैं चला जाऊंगा ना। रिजाइन करके फिर मार्शल लगा दी। अगला आप पे मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर आ गया। इस मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर ने वादा कर दिया जी कि 1970 में इलेक्शन हो पाकिस्तान में। 1970 में इसने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर दिया जी, LFO। इस लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के तनाजुर में ये बात तय हुई कि जनाब पाकिस्तान में अब जो इलेक्शन होंगे उसमें हम इसको बलोचिस्तान को भी सूबा डिक्लेयर करते हैं जी, बलोचिस्तान भी सूबा होगा जी। ठीक है जी। तो इन्होंने बलोचिस्तान को भी सूबा बना दिया 1970 में। ठीक है, हो गया जी। समझ आती जी। और जनाब इलेक्शन की कॉल हो जाए। हमारे मुल्क की तारीख में कहा जाता है कि ये जनाब पाकिस्तान की तारीख का सबसे बेहतरीन इलेक्शन था जी, सबसे बेहतरीन इलेक्शन। सही है। लेकिन ये बेहतरीन इलेक्शन जो है वो कोई इतना भी बेहतरीन को नहीं था। डिसाइड ये हुआ कि पाकिस्तान की असम्बली 300 मेंबर्स की नई असम्बली बनेगी। ठीक है जी। को 161 सीट्स होंगी ईस्ट पाकिस्तान की, और अदर जो प्रोविंसेस हैं, यानी वो 1 यूनिट खत्म कर दिया ना जी अब, अदर प्रोविंसेस उनकी रिमेनिंग 139 सीट्स होंगी, जिनमें सबसे ज्यादा 78 पंजाब की और इसी तरह बाकियों की। तो 300 मेंबर की असम्बली होगी जनाब, और करवा दो जी, इलेक्शन करवा दो। हर सूबे का इलेक्शन अलग अलग जो है वो इलेक्शन होगी। ठीक है जी। ये कई किताबों में 161 लिखा है, कईयों में 162 लिखा है, लेकिन 161 इलेक्टेड सीटें 300 में। ठीक है जी। अब जो प्लान था, जिसको आज इस 1970 के इलेक्शन को ना पाकिस्तान की तारीख का फ्री एंड फेयर इलेक्शन कहते हैं, प्लान ये था कि पंजाब, सिंध और ये जो मुल्का इलाके हैं, इन इलाकों में भुट्टो साहब मेजोरिटी ले लेंगे। ये पंजाब की मेरा ख्याल है 70 नहीं 82, सॉरी पंजाब की 82। प्लान ये था कि पंजाब और सिंध, जिसमें भुट्टो साहब की बड़ी पॉपुलैरिटी है, इन पंजाब और सिंध की असम्बली मिला के इनकी 109 सीटें बन जाती हैं, पंजाब और सिंध की। तो यहां से ये पॉपुलर है, तो यहां से ये सीटें जितनी भी निकाल सके ये निकाल लेंगे। फिर जो आपका NWFP और बलोचिस्तान के इलाके हैं, इन इलाकों में बाचा खान और फिर जो वली खान वगैरह हैं, ये पॉपुलर है। यहां से ये थोड़ी सी, और फिर बजिंजो वो पॉपुलर हैं, तो यहां से ये जनाब थोड़ी बहुत सीटें निकल आएंगी। इन इलाकों की सीटें पंजाब और बलोचिस्तान वगैरह की मिला के 22 है। ठीक है जी। बाकी कबायली इलाकों की सीटें हैं, और मिल मिला के। तो जनाब, और दूसरी तरफ है फिर ईस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान की 161 सीटें हैं, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान में दो ग्रुप पॉपुलर हैं। एक है भाषानी ग्रुप, मौलाना भाषानी, बहुत बड़ा ग्रुप था मौलाना भाषानी, और दूसरा ग्रुप है मुजीब ग्रुप। तो इनके दरमियान ये सीटें डिवाइड हो जाएंगी, कोई 70-80 भाषानी ले लेगा, कोई 70-80 मुजीब ले लेगा। सही है जी।
बीच में, और शायद कोई 2 4 5 अदर्स भी ले ले, जमात इस्लामी वगैरह भी थोड़ी बहुत ईस्ट पाकिस्तान में थी। तो यूं एक ऐसी असेंबली बनेगी कि जिसमें किसी की मेजॉरिटी नहीं होगी, फिर मैं ऊपर प्रेसिडेंट के तौर पे बैठूंगा और नीचे प्राइम मिनिस्टर मेरी आशीर्वाद का, इनकी जोड़ तोड़ का, और अगर उसने थोड़ी सी भी जरा हरकत की तो उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस ले आएंगे और फिर किसी और को बना देंगे। यूं जनाब किसी की मेजॉरिटी भी नहीं बनेगी और जोड़ तोड़ की सियासत चलती रहेगी और हम आराम से बैठ के ऊपर पाकिस्तान में हुक्मरानी करेंगे। यही किया इन्होंने 2018 में भी। ये जो उस्ताद वड्डे इमरान खान साहब को अब सरदर्द लगी हुई है, ये सेम मॉडल है। हाँ, बस ये है कि अब आप प्रेसिडेंट नहीं आ सकते, अब आप बस GHQ में बैठ के मैनेजमेंट करेंगे, या करते आए हैं जिस तरह पिछले 4 सालों में। ठीक है जी। तो प्लान तो यही था, लेकिन हम कहते हैं 1970 का इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख का फ्री एंड फेयर इलेक्शन था जी। इससे बेहतरीन आजाद मुनसिफाना इलेक्शन ही पाकिस्तान में नहीं हुए। वो इसलिए नहीं हुए कि इलेक्शन से 2 दिन पहले इस बाशानी ग्रुप ने इलेक्शन का बाइकआउट कर दिया। इनका हमने इलेक्शन लड़ना ही नहीं। ये बहुत बड़ी पॉलिटिकल मूव थी, क्योंकि बाशानी को ये नजर आ गया था कि एक ग्रुप को जीतना चाहिए, या मुजीब ग्रुप जीत जाए या मैं जीत जाऊं। तो ये मुजीब ग्रुप के हक में बैठ गया, इन्हें कहा जी हम इलेक्शन ही नहीं लड़ते। समझ आ रही है जी। तो जब इलेक्शन का रिजल्ट आया, तो इलेक्शन के रिजल्ट में इस मुजीब ग्रुप की 300 की असेंबली में से 143 सीटें इसी मुजीब ग्रुप की। सही है जी। यानी 161 जो ईस्ट पाकिस्तान की सीटें हैं, उनमें से 143 मुजीब ग्रुप। इलेक्शन का जब रिजल्ट आया तो भुट्टो साहब, जिनसे उम्मीद थी कि वो 100 के करीब सीटें ले जाएंगे, इनकी सीटों की तादाद 78, नहीं ज्यादा सीटें जीत सके। अब 300 की असेंबली में प्राइम मिनिस्टर को कितनी सीटें चाहिए जी प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए? 151। तो पॉलिटिकल एथिक्स यही कहती है ना कि ये मेजॉरिटी पार्टी है, इनको 8 इत्तेहादी और चाहिए तो ये हुकूमत बना लेंगे। सही है जी। समझ आती है। और जनाब फिर अब हुकूमत का ऐलान होगा जी। सही है जी। अब उसके लिए जरूरी है कि पहले नेशनल असेंबली का सेशन हो, फिर नेशनल असेंबली के सेशन में सारे MNA ओथ लें, फिर जो प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट है वो अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस शो करे, तभी प्राइम मिनिस्टर बनेगा ना। उसके लिए जरूरी है कि नेशनल असेंबली का सेशन हो। तो आप जरा 1970 के एंड और 1971 के शुरू, जनवरी फरवरी, ये 4 5 महीनों की अगर आपका कुछ जानने वाला है ना नेशनल असेंबली सेक्रेटेरिएट में, तो जरा आर्काइव्स में जाके देखिएगा। मुख्तलिफ हिस्टोरियंस ने कोट भी किया हुआ, कभी नेशनल असेंबली में शॉर्ट सर्किट हो गया, कभी उसकी मेंटेनेंस का काम शुरू हो गया, डिले होता गया, फिर जनाब फ्लड आ गए, अचानक यकदम फ्लड आ गए। तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा जी छोड़ो असम्बली सुमली को, पहले मुतासरा लोगों सैलाब जदगान की मदद करो। समझ आ रही जी। यानी डिले करते गए आप असेंबली का सेशन, ना असेंबली का सेशन होगा, ना जो है वो क्या कहते हैं, अ, बंगालियों की हुकूमत बनेगी।
सही है जी, क्यों जी? तो होता गया डिले, होता गया डिले। अब जब डिले होता जाएगा तो अप्रैल 1971 में ढाका में एक धरना चल रहा है, जुलूस चल रहा है। उस जुलूस में एक स्लोगन लगा दिया किसी मंचले ने, और वो स्लोगन आहिस्ता आहिस्ता पूरे ईस्ट पाकिस्तान में मशहूर हो गया। आमी देश, थामी देश, बांग्लादेश, बांग्लादेश। चलो, मेरा मुल्क तेरा मुल्क, बंगला मुल्क, बंगला मुल्क, बांग्लादेश, बांग्लादेश, बंगालियों का मुल्क। चलो, अब जब ये चला तो जनाब आपकी आईएसआई, आपकी फौज, आपके वेस्ट पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस हक्का बक्का, ये क्या हो गया भाई? ऐसा नहीं है कि इससे पहले सेपरेशन की बातें नहीं होती थी। बहुत पहले 1966 में मुजीब ने 6 पॉइंट्स दिए थे, लेकिन यहां जरा हम हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे ना, तो हमें फिर उन लीगैलिटीज में जाने की जरूरत नहीं। हमने तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को ज्यादा देखना है जब पाकिस्तान फेयर में जब हम मूव कर रहे होते। तो इन 6 पॉइंट्स में भी एक पॉइंट बड़ा खतरनाक था कि सेपरेट आर्मी होनी चाहिए, सेपरेट मलेशिया होनी चाहिए, ईस्ट पाकिस्तान की, वेस्ट पाकिस्तान। बाकी 5 पॉइंट्स में कोई इशू नहीं है। अगर ये 5 पॉइंट मान लिए जाते तो शायद बांग्लादेश आजाद ना होता, अलहदा मुल्क ना बनता। लेकिन ये एक पॉइंट खतरनाक था उस वक्त भी। यानी सेंस तो आ रही थी आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पावर में बैठे लोग इसको सही तरह समझ नहीं पाए। अब किसी भी ग्रोह के कोई भी पॉलिटिकल राइट्स हैं, उनके ह्यूमन राइट्स हैं, जो कुछ भी है, ये गए तेल लेने। एक मुल्क के अंदर लोग सेपरेटिज्म की, अलैदगी की बात कर रहे हैं, और रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उनको वेपन्स भी अब मिलना शुरू हो गए हैं, और कई मंचलों ने आर्मी की छावनियों पे हमले भी शुरू कर दिए हैं ईस्ट पाकिस्तान में। तो फिर अब होगा मिलिट्री ऑपरेशन। तो मिलिट्री ऑपरेशन शुरू हो गया। मिलिट्री ऑपरेशन शुरू हुआ तो इंडिया आ गया कि जी ये इंसानी हकूक की वायलेशन कर रहे हैं, ये बंगालियों पे जुल्म कर रहे हैं। इंडिया ने एक फोर्स बना के, जिसका नाम है मुक्ति बाहिनी, वेपन्स के साथ उनको भेज दिया पाकिस्तानी ट्रुप्स के साथ लड़ने का। कई नाराज बंगाली भी वेपन उठा के पाकिस्तान फौज के खिलाफ लड़ना शुरू हो गए। फिर इंडिया ने अपनी फौजें दाखिल कर दी, और यूं दिसंबर 1971 में ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। इसके ईस्ट पाकिस्तान के बांग्लादेश बनने में क्या कोई रेस का इशू है? क्या कोई लैंग्वेज का इशू है? क्या कोई रिलीजन का इशू है? नहीं, ये बड़े इशू नहीं है। इशू है कि पॉलिटिकल प्रोसेस में ओलिगार्क्स, ये भी नहीं कि सारे वेस्ट पाकिस्तानी, ओलिगार्क्स, वो ओलिगार्क्स जो ज्यादातर ब्यूरोक्रेसी या मिलिट्री से थे, इनका फियर था कि पॉलिटिकल प्रोसेस में अगर ईस्ट पाकिस्तान की बनी मेजॉरिटी, तो हमारी नौकरियां खत्म हो जाएंगी, हम घरों को जाएंगे। आप 1951 में लियाकत अली खान के असैसिनेशन से लेके 1971 तक की तारीख उठा के देख लें, कौन सा पॉलिटिशियन अपना इन्फ्लुएंस बना सकता है? फातिमा जिन्ना तक हार गई यार इनसे। यही लोग हैं सारे, गुलाम मोहम्मद, सिकंदर मिर्जा, चौधरी मोहम्मद अली, अयूब खान, याया खान, जो इक्तदार में ज्यादा थे ये लोग। सही है जी। और अनफॉर्चुनेटली
इस दौर में जो पॉलिटिशियंस पॉपुलर हुए, भुट्टो एंड मुजीब, ये भी किसी ग्रैंड नेशनल पर्पस की बजाय अपनी अपने इक्तदार, अपनी अपनी पावर के चक्कर में पड़ गए। सो ये तो अलहदा होना ही होना था जी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। तो रीजन उसके पीछे मेन आपके पॉलिटिकल प्रोसेस में इनके आने का फियर, जो उनको आपने राइट्स नहीं दी। मेंशन कर सकते हैं आप ये पेपर में, कोई इशू नहीं है ऐसा। कौमें अच्छी वही होती हैं जो अपने माजी से सबक सीखती हैं। आज के लिए काफी ऊपर हो गया यार, काफी टाइम, मेरा आगे भी करंट अफेयर की क्लास है। इतना सुकून रहा है वैसे, है ना, माइक ऑफ रहा तो है, मजा आ गया। इरसा बेटा ज्वाइन कर लिया फिर ग्रुप के, कोई नहीं? चलो जी, इग्नोर किया करो यार ऐसों को, कोई जरूरत नहीं है। लो जी, फिर कल मुलाकात होती है। बाय बाय।